हेलो एवरीवन, होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम नीरज पासवान है। मैं महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय बीएससी बायोटेक का छात्र हूँ। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे हाउ रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बींग्स, और उसी के साथ ये भी देखेंगे कि अलग अलग बॉडी के जो ऑर्गन है किस प्रकार से लंग्स को कोऑर्डिनेट करते हैं रिस्पायरेशन को कराने के लिए। चलिए पिक्चर्स के माध्यम से देखते हैं कि रिस्पायरेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। रिस्पायरेशन एक मल्टी स्टेप होता है, मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, एंजाइम मेडिएटेड बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है। कहाँ पे होता है? लिविंग सेल्स में होता है, जहाँ पे स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी हर एक स्टेप में रिलीज होते हैं। एक संक्षिप्त में कहें अगर, तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एंजाइम मेडिएटेड बायोकेमिकल प्रोसेस से उसको ब्रेक किया जा रहा है। हर एक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करा जा रहा है। एक केटाबोलिक प्रोसेस है। केटाबोलिक प्रोसेस मतलब किसी कॉम्प्लेक्स चीज को तोड़कर स्मॉल फॉर्म में तोड़ रहे हैं और उससे एनर्जी निकाल रहे हैं, केटाबोलिक प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन। अब हमारा आता है स्टेप ऑफ रिस्पायरेशन, जिसमें हम देखेंगे पहला स्टेप होता है ब्रीदिंग, दूसरा स्टेप होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, तीसरा स्टेप होता है इंटरनल रिस्पायरेशन, चौथा स्टेप होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। बेसिकली ब्रीदिंग में होता क्या है? ब्रिंगिंग O2 रिच यानी कि ऑक्सीजन रिच फ्रेश एयर टू रेस्पिरेटरी सरफेस एंड टेकिंग ऑफ CO2 रिच फॉल एयर टू द आउटसाइड। मतलब ऑक्सीजन रिच जो फ्रेश एयर है रेस्पिरेटरी सरफेस पे आएगा और जो CO2 रिच फॉल एयर है रिस्पायरेटरी सरफेस से बाहर की तरफ जाएगा। रिस्पायरेटरी सरफेस मीन से हुआ हमारा नोस्ट्रिल हो गया, विंड पाइप हो गया, लंग्स का सरफेस हो गया, रिस्पायरेटरी सरफेस हो गया। अब वहीं पे देखिए एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में क्या हो रहा है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस ओवर द रिस्पायरेटरी सरफेस। मतलब ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहीं ना कहीं सिमिलर हैं एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? रिस्पायरेटरी सरफेस पे ही एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस हो रहा है। रिस्पायरेटरी गैसेस का मतलब क्या? जो हम इनहेल कर रहे हैं यानी कि ऑक्सीजन, और जो हम एक्सहेल कर रहे हैं यानी कि CO2। फिर हमारा आता है इंटरनल रिस्पायरेशन। यहाँ पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू लेवल। जब हम गैसेस का एक्सचेंज यानी कि O2 और CO2 का एक्सचेंज टिश्यू लेवल पे करने लगते हैं यानी सेल लेवल पे करने लगते हैं, तो वहाँ पे इंटरनल रिस्पायरेशन आता है। फिर आता है हमारा सेलुलर रिस्पायरेशन। यहाँ पे हम जानेंगे एक्चुअल ब्रेकडाउन ऑफ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट दैट अकर इनसाइड द लिविंग सेल। इसको जानने से पहले हमको हमारा मोटो समझना होगा। हम रिस्पायरेशन कर क्यों रहे थे? कर इसीलिए रहे थे कि हमारा जो एब्जॉर्ब फूड है उसको क्या करना है? ब्रेक करके उससे एनर्जी निकालना है, क्योंकि बॉडी को हमारे मेटाबॉलिज्म को करने के लिए कहीं ना कहीं हमको एनर्जी की आवश्यकता है। तो अब ये क्या है? एक्चुअल ब्रेकडाउन ऑफ रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट मतलब हमारा की ग्लूकोज। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मतलब हमारा की ग्लूकोज। अब उसका ब्रेकडाउन होगा किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या कर रहे हैं हम? रिस्पायरेशन कर रहे हैं। रिस्पायरेशन में होता क्या? O2 के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन करते हैं और उससे क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ये सेलुलर रिस्पायरेशन इसलिए कहा गया क्योंकि ये सेल लेवल पे किसी लिविंग सेल्स में क्या कराता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ब्रेक कराता है। इज दैट क्लियर? ये रहा हमारा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम का डायग्राम। अब यहाँ देखेंगे कि जो एयर है यानी कि ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ तक किस प्रकार से किस पैसेज से जाता है। एयर एटमॉस्फेयर से हमारा नोस्ट्रिल के थ्रू विंड पाइप के थ्रू लंग्स तक जाता है, जिसमें विंड पाइप का पहले फेरिंग्स में, विंड पाइप में पहले फेरिंग्स से जाता है, एपिग्लोटिस में आता है। एपिग्लोटिस हमारा एक ऐसा पार्ट है जिसको हम वीडियो में आगे अभी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद एपिग्लोटिस से लैरिंग्स में, फिर लैरिंग्स से ट्रैकिया में। ट्रैकिया में हमारा सी शेप्ड का एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है प्रोटेक्शन में विंड पाइप को। फिर उसके बाद ट्रैकिया के थ्रू ब्रोंकी में एयर गया और ब्रोंकी फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होने के बाद एयर इसके थ्रू एल्वियोलर सैक में जाता है। फिर एल्वियोलर सैक में ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं इसके ऊपर ओवरलाइन करती हैं, जिससे क्या होता है? डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन हमारा ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर हो जाता है। एल्वियोलर सैक का जो वाल होता है ये परमिएबल वाल होता है, जिससे क्या होता है? डिफ्यूजन वेरी इजीली होता है। अब हम देखेंगे वीडियो में कि किस प्रकार से एयर जो है लंग्स में कैसे भर जाता है, कैसे यहाँ से जो गैसेस है बाहर चली जाती है। यानी कि देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कैसे होते हैं। बेसिकली अगर नोस्ट्रिल से देखें और एल्वियोलर सैक तक देखें तो यहाँ एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है। पीछे हम जो
डायग्राम देखें, उसका हम समरी देखते हैं। जो नोस्ट्रिल होता है, नोस्ट्रिल रेस्पिरेटरी सरफेस है, यहाँ पे ऑक्सीजन इनटेक किया जाता है, उसके बाद नजल कैविटी के थ्रू फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स के थ्रू लैरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स के थ्रू ट्रैकियन जाता है, ट्रैकियन के थ्रू ब्रोंकी में, ब्रोंकी फिर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंक्यूल्स फर्दर क्या होता है एल्वियोलर ट्यूब में आगे जाता है, फिर एल्वियोलर ट्यूब से ऑक्सीजन जो है एल्वियोलर सैक से, अब यहाँ पे आने के बाद एल्वियोलर सैक में क्या होता है, इसके जो वाल होते हैं परमिएबल होते हैं। अब परमिएबल होने के कारण जो डिफ्यूजन होता है बहुत इजीली वहाँ से हो सकता है। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ पे एल्वियोलर सैक में ज़्यादा होने के कारण और ब्लड कैपिलरी उनके ऊपर ओवरलाइन रहती है और ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन का लेवल कंसंट्रेशन कम रहने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एल्वियोलर सैक में ज़्यादा होता है और यहाँ पे कम, तो क्या होता है प्रेशर ग्रेडियंट के कारण यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ ब्लड कैपिलरी में डिफ्यूज रहते हैं और यहीं पे हमारा CO2 भी प्रेजेंट आता है। जी क्या है कि CO2 का कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा रहता है और एल्वियोलर सैक में कम रहता है, तो प्रेशर ग्रेडियंट के ही कारण CO2 जो होता है यहाँ हायर कंसंट्रेशन में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है डिफ्यूजन प्रोसेस से ही। फिर जैसे ऑक्सीजन नोस्ट्रिल से एल्वियोलर सैक तक आया उसी सेम मीडियम से ही CO2 भी ऐसे क्या होता है एटमॉस्फेयर को रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था फेरिंग्स, फेरिंग्स को पीछे बताए थे कि फेरिंग्स को आगे हम डिस्कस करें। फेरिंग्स क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम और रिस्पायरेशन सिस्टम के लिए एक कॉमन पैसेज होता है। कॉमन पैसेज हम ये कहें, देखिए यहाँ डायग्राम से बताएंगे, ये हमारा है नोजल पैसेज और ये हमारा है यहाँ से जो फूड जाता है फूड पाइप, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये हमारा विंड पाइप है, ये हमारा फूड पाइप है। अब ये जो रीजन है ये वाला कॉमन पैसेज है नहीं कि ऑक्सीजन के लिए भी है, ऑक्सीजन के लिए भी है और फूड के लिए भी है, कॉमन पैसेज है। फिर यही कॉमन पैसेज बाद में वाइडर पार्ट में आगे फॉरवर्ड होता है जिसको कहते हैं लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स इस वाले रीजन को लैरिंग्स के ऊपर वाले रीजन को कहते हैं ग्लोटिस। अब क्या है, ग्लोटिस के ऊपर एक इपिग्लोटिस होता है। इपिग्लोटिस मतलब एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लीफ की तरह होता है। ये क्या करता है कि जब हम फूड इनटेक करते हैं तो ये फूड क्या करता है, इसको फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को पुश कर देता है। पुश करने से क्या होता है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो विंड पाइप को पूरा का पूरा ओवरलैप कर लेता है, जिससे क्या होता है कोई फूड पार्टिकल विंड पाइप में न जाए, ये प्रिवेंट करता है, इसको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर कोई फूड पार्टिकल बाई चांस अगर हमारे विंड पाइप में चला जाता है तो वहाँ पे एक केसेस देखने को मिलते हैं, स्नीजिंग होने लगती हैं और एक लोकल लैंग्वेज में कहें सुरसुरी टाइप चढ़ने लगता है, थोड़ा सा शॉक टाइप होता है, तो कई केसेस देखने को मिलते हैं। तो इपिग्लोटिस हमारा ये हेल्प करता है कि ये क्या करता है विंड पाइप को ओवरलैप कर लेता है और फूड इजीली फूड पाइप को डिलीवर हो जाते हैं। फिर उसके बाद फूड जैसे ही मतलब यहाँ से पास हुआ उसके बाद ये फिर ओपन हो जाते हैं और ऑक्सीजन हम लेने लगते हैं। क्या है कि सेम टाइम पे न तो हम ऑक्सीजन ले सकते, सेम टाइम पे ऑक्सीजन नहीं ले सकते, सेम टाइम पे खा भी नहीं सकते, इसलिए ये अल्टरनेट होता रहता है। अभी तक हमने देखा एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है यानी कि फ्रेश एयर है रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू एल्वियोलर सैक तक आया और वहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो गया। अब हम देखते हैं ब्लड कैपिलरी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ऐसे ही प्रेजेंट रहता है। अब ब्लड में हमारे WBC भी है, प्लेटलेट्स भी है, RBC भी है, प्लाज्मा भी है, पर हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो बाइंड करता है RBC के साथ। RBC के साथ क्यों, RBC के पास हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, 4 ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है। वो इसी के साथ इसलिए बाइंड होता है क्योंकि RBC के पास एफिनिटी होती है ऑक्सीजन को बाइंड करने की। अब ऑक्सीजन यहाँ पे RBC के साथ बाइंड होके क्या होता है होल पार्ट ऑफ द बॉडी हार्ट पंप करता है, बट ब्लड क्या करता है होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी को जाता है और वहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जो टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, यहाँ पे भी डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है टिश्यू में और वहीं सेम टाइम पे CO2 भी डिफ्यूज होता है ऑक्सीजन में। जो ऑक्सीजन जो ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड इसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वहीं जो CO2 होता है इसको कहते हैं CO2 होता है, फिर वो भी ब्लड में क्या होता है अटैच्ड होकर इसी के थ्रू क्या होता है एलिमिनेट करने के लिए लंग्स को जाता है। जो ऑक्सीजन है अगर हीमोग्लोबिन
ब्लड के साथ अगर अटैच है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जब वहीं पे ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है, यानी कि टिश्यू को ऑक्सीजन सारा दे दिया और वहाँ से CO2 को उठा रहा है, तो वहीं पे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब ये प्रोसेस इंटरनल रिस्पायरेशन के अंडर आते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ऑक्सीजन तो टिश्यू में पहुँच गया, अब होगा क्या उस ऑक्सीजन का, वो हम देखेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन में। अब जो हमारा ऑक्सीजन है सेल्स में पहुंच चुका है, अब वहाँ पे उसका काम क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट टू रिलीज एनर्जी। यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब साफ साफ यही है, जो हमने फूड को डाइजेशन में ब्रेक डाउन करके उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हमने सेल्स तक पहुँचाया है, यानी कि ग्लूकोज हो गया और भी हमारे जो फूड कंपोनेंट है, वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनका ब्रेक डाउन होगा, क्या करने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए। ये क्या है हमारा, इट अकर इन 2 वेज। एक पहला होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनएरोबिक। एरोबिक में हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को तोड़ देते हैं और एनारोबिक में हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी तोड़ देते हैं। दोनों क्या होता है, एनर्जी को रिलीज करते हैं। इस वीडियो के लिए जबकि हम रिस्पायरेशन का बात कर रहे थे, ये भी रिस्पायरेशन का ही पार्ट है, इसलिए इसको डिस्कस करने के लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने सारे रिस्पायरेशन के जितने कॉन्सेप्ट थे जो कि डाउटफुल होते हैं उसको मैंने क्लियर किया है। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद इस पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।